जुदाई का सबब। मेरी हम उम्र सभी लड़कियों की शादियां हो गईं और खूब से खूब तर की तलाश में उम्मी जान को मेरे लिए कोई रिश्ता ना जचा, यहां तक कि मैं 26 साल की हो गई। अब जब किसी जानिब से शादी का बुलावा आता, मैं अफसुर्दगी का शिकार हो जाती। मेरी हम उम्र तो क्या, मुझसे छूटी लड़कियां भी बारी बारी सुहागन हुई जाती थीं और मैं हसरत से उनको बारी बारी सुहागन जूड़े में लिपटा हुआ दाल केत रह जाती थी। मेरे दिल में भी अरमान भरे थे, कुछ आरज़ो कुछ हसरतें थीं। वालदा को भी मेरी तन्हाई का एहसास था, लिहाजा अब उन्होंने जी में ठान ली कि जो मुनासिब रिश्ता आएगा मैं मीख निकाले बगैर बस हाँ कर देंगी। आज़र छूटी भाभी के कजिन थे, कभी कभार का आना जाना था। मैं उन्हें कई बार देख चुकी थी, मगर ख्वाबो ख्याल में ना था कि जिंदगी उनके साथ गुजारनी पड़ेगी। कभी आज़र को इस नज़र से नहीं देखा था कि ये शख्स मेरा जीवन साथी बन जाएगा। मैं तो इसको लाउबाली पिन से देखा करती थी, लेकिन किस्मत में इसी शख्स का साथ लिखा था। एक दिन मेरे रिश्ता बारे उम्मी को परेशान देख भाभी ने कहा, अम्मा जी, मेरा खालाजाद आज़र शादी का ख्वाहिशमंद है। अब कहीं तो मैं अपनी जहरा के लिए बात चलाओ है। उम्मी बोले, तुम्हारा कजिन करता क्या है? गाड़ियों का बड़ा शोर विम है, काफी कमाता है और अच्छा बिजनेस है, दौलत की कमी नहीं है। आगे अब खुद मालूमात करवा ले। लड़के का नेक चाल चलन और तालीम याफ्ता होना भी तो मानी रखता है। उम्मी जान, आज़र मेरा दौर का कजिन है, मेरी वालिदा की खालाजाद बहन का बेटा है। अभी तक तो उसके चाल चलन बारे कोई गलत बात नहीं सुनी, तालीम याफ्ता भी है। मजीद मालूमात अपनी वालिदा से ले लूंगी। रिश्ता मुनासिब लगे तो हाँ करने में अब देर ना करें। हमारी जहरा की उम्र भी काफी हो गई है, कब तक इसे बिठाए रखेंगी? एक वक्त आ जाता है जब रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, तो फिर लड़कियों को शादीशुदा और बच्चों वाले मर्दों से ब्याहना पड़ता है। गरज कुछ दिनों के गौर खौस के बाद उम्मी जान ने मेरा रिश्ता आज़र से तय कर दिया और यूं मैं जहरा से मिसेस आज़र बन गई। शादी के बाद मैं पुरसुकून हो गई। आज़र के पास किसी शय की कमी न थी। शुरू दिनों मुझे घुमाया फिर आलिफ भी खूब। बाद में जब बेटी ने जन्म लिया, मैं बच्ची में मसरूफ हो गई और हम नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। 2 साल बाद एक और बेटी की मां बन गई। मेरी मसरूफियत बढ़ी तो वक्त के साथ साथ मेरे शौहर की मसरूफियात भी बढ़ती गईं। वो अब सुबह सवेरे निकल जाते तो 3-4 रोज बाद घर आते। मैं पूछती तो कहते कि कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहरों जाना पड़ता है। अच्छी कमाई तभी होती है जब मालिक खुद कारोबार की निगरानी करे। सच था कि उनकी कमाई रोज बरोज बढ़ रही थी और इसी कमाई पर हम ऐश की जिंदगी बिसर कर रहे थे। लेकिन दिल कभी कभी अंदर से डरता था और दाआ करती थी, ए खादी हमेशा इसार के ना और कभी आजमाइश में ना डालना। अल्लाह की आजमाइश कड़ी होती है और दौलत भी अल्लाह पाक की आजमाइश में से एक है, जो कभी राहत तो कभी अजाब बन जाती है। मेरे दिल में गिरा ही थी, तभी खैर की दुआएं करती रहती थी। आखिरकार हमारी भी आजमाइश के दिन शुरू हो गए। हुआ यूं, एक दिन मेरे बड़े भाई ने कहा, आज़र तुम गाड़ियों का बीव पार करते हो, मेरी पुरानी गाड़ी बिकवा दो और कोई इससे बेहतर दलवा दो। दूसरे रोज मेरे खावंद एक पार्टी लेकर गए और भाई की गाड़ी बिकवा दी। दोनों तरफ से अपना कमीशन लेकर जेब में डाला और फिर कुछ दिनों बाद भाई को 5 लाख में एक अच्छी गाड़ी डलवा दी। गाड़ी अच्छी है? भाई ने कहा, आज़र मियाँ मुझे तो इस गाड़ी में कुछ हीर फेर लगता है, मगर उन्होंने भाईजान को मुतमईन कर दिया। एक रात आज़र ने मुझे बताया कि दरअसल गाड़ी सिर्फ 3,50,000 की थी, बाकी पैसे मैंने अपनी जेब में रख लिए। इस इंकिशाफ पर मैं सहम कर रह गई, मगर क्या करती, एक तरफ भाई और दूसरी तरफ खावंद अपनी 2 मासूम बच्चियों का बाप शौहर की चुगली भाई से लगाती तो भी मारी जाती। चंद दिन गुजरे तो मेरे भाई से आज़र ने कहा कि एक दिन के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। उन बेचारे ने दे दी। ये गाड़ी लेकर ऐसे गायब हुए कि 15 रोज बाद आए, मगर गाड़ी की जगह सिर्फ 1 लाख देकर बोले, ये भाई को दे देना और कहना कि वो गाड़ी ठीक नहीं थी, मैं बाद में और अच्छी गाड़ी दिलवा दूंगा। थोड़ा इंतजार करना होगा। बाद में ना रकम दी और ना गाड़ी दिलवाई। वो इंतजार ही करते रह गए। इस वाकया के 2 माह बाद ही एक दिन दरवाजा बजा। एक शख्स ने आकर कहा कि मैं आज़र का दोस्त हूं, उनको किसी गलत गाड़ी को बेचने के केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप फिक्र न करना, हम कोशिश कर रहे हैं, जमानत हो जाएगी, मगर ये बात अब किसी को ना बताना। ये सुआन कर मैं दंग रह गई। इज्जत का सवाल था, खावंद के लूट आने का इंतजार करना था।
کسی سے ذکر نہ کیا، اپنے میکے میں بھی نہیں کہ باپ اور بھائیوں کی نظروں سے میرے خاوند کی عزت گر جائے گی۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ لوٹ کر نہ آئے۔ اب میں گھبرائی، جو جمع پہنچی تھی سب ختم ہو گئی تھی۔ زیور بھی کچھ فروخت کر کے عزت کی خاطر گھر کو سنبھالا۔ ہر وقت گاڑی میں گھومنے والی اب بسوں میں دھکے کھاتی تھی، مگر شوہر کی عزت بنانے کے لیے ہر کسی سے کہتی تھی۔ وہ خود مجھے گاڑی پر چھوڑ گئے ہیں۔ بچوں کی فیس نہ دے پائی تو ان کو اسکول سے الفاٹے لیا۔ جیٹھ اور جیٹھانی کو بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہے۔ وہ الگ پریشان تھے مگر وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ عزت کا مسئلہ تھا۔ پڑوسیوں سے قرض لینا پڑا مگر واپسی کی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ 8 ماہ بعد ایک رات وہ چوروں کی طرح گھر آئے۔ آتے ہی بولے، ضمانت کروائی تھی، کسی سے رقم لی، اب وکیل کو پیسے ادا کرنے ہیں۔ تم اپنے بھائیوں سے کسی طرح 50,000 روپے کا بندوبست کر دو ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا۔ ان دنوں 50,000 بہت قیمت رکھتے تھے۔ 50,000 میں گھر آ جاتا تھا۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ اتنی مدت بعد شکل دکھائی تھی۔ یہ تک نہ پوچھا کیسی ہو، بچے کس حال میں ہیں، کیسے گزارا کرتی رہی ہو۔ بس آتے ہی روپوں کا تقاضا کرنے لگے، جیسے ان کو کسی بات کی پرواہ نہ ہو۔ میں انہی کے آسرے پر تھی۔ بھلا اتنی رقم کہاں سے لاتی، مگر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آئے اور بولے، کل گھر چلی جاؤ اور کل تک رقم بہرحال مجھے چاہیے۔ مجبور جا کر ان سے حال کہا اور منت کی کہ کسی کو نہ بتائی۔ امی کے پاس کل جمع پونجی بس یہی 50,000 پڑے تھے۔ وہ انہوں نے میرے پلے باندھ دیے کہ بیٹی اچھے وقت کی ساتھی بیوی ہوتی ہے تو بارے وقت کی بھی وہی ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، کبھی اچھے دن بھی آ جائیں گے تو واپس کر دینا۔ گھر آ کر رقم ان کو دی۔ باز کی طرح جھپٹ کر 9-2-11 ہو گئے اور میں کھلے دروازے کو تکتی رہ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ میں جو بچوں کو بہلاتی تھی کہ تمہارے ابو آئیں گے پھر ہم اچھے اچھے کھانے بنائیں گے، مگر دوپہر کو پھر وہی فاقہ نصیب میں تھا۔ مجبور جیٹھانی کو فون کیا اور تمام احوال بتایا تو وہ اللہ کی بندی فوراً اپنے شوہر کے ہمراہ لدی پھندی چلی آئیں اور چند ایام کا راشن دے گئیں۔ دل کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ اب خلوت و جلوت کے قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ رات بھر ان کا انتظار کرتی مگر وہ نہ جانے کون سی دانیا میں تھے۔ میں شوہر پرستی میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ کبھی بھولے سے بھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ لے دے کر جیٹھانی کو علم تھا مگر وہ بچارے کس من سے میرے گھر والوں کو بتاتے کہ ان کی اولاد پر کیا گزر رہی ہے۔ یہی لوگ تو مجھ کو بیاں کر لائے تھے۔ میں بھی سوچتی تھی کہ اپنا راز کہہ کر کہیں میکے میں ذلیل ورسوانہ ہو جاؤں، بہنوئی کیا سوچیں گے، بھابھیاں اور ان کے میکے والے کیا خیال کریں گے۔ بس اسی وجہ سے اکیلی گھلتی رہی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو خود کشی کر لیتی، یا پھر کم از کم اپنے بھائیوں بہنوں کو ضرور آگاہ کرتی۔ میں بد نصیب گھر بچانے کی خاطر کچھ بھی تو نہ کر سکی اور خاموشی سے یہ الفافتد و مصیبت سہتی رہی۔ پھر ہوا یوں کہ قرض خواہوں نے گھر دیکھ لیا۔ روز صبح شام وہ دروازہ بجانے لگے۔ کسی کے 1,00,000 روپے تھے، کسی کے 2 لاکھ، کسی کے ہزاروں تھے۔ میں چونکہ مقروض شوہر کی بیوی تھی، سب کی باتیں اور جملے سوانے پڑتے تھے۔ بسا اوقات تو قرض خواہ ایسی گندی گالیوں سے میرے میاں کو میرے منہ پر نواز رہے ہوتے کہ مجھ میں سننے کی تاب نہ رہتی۔ وہ بکتے رہتے میں دروازہ بند کر دیتی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر آخر کار بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ لوگ مجھے لینے گھر آ گئے مگر مالک مکان بھی اسی وقت آ گیا کہ مسز آذر، آپ ایسے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ کے شوہر کے ذمے سال بھر کا کرایہ ہے۔ جب تک آپ لوگ کرایہ ادا نہ کریں گے آپ کو سامان اٹھانے نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی رقم میرے بھائی کہاں سے ادا کرتے اور جیٹھ بھی کتنا دیتے؟ آذر کا کل قرضہ 4 لاکھ بنتا تھا۔ متفقہ طور پر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ گھر کی تمام اشیاء قرض خواہوں کو دے دی جائیں۔ فریج، ٹیلی فون، بستر، الماریاں، برتن، قیمتی تمام اشیاء سب کی سب دے دی گئیں۔ میرا بھرا ہوا گھر لٹ رہا تھا۔ یہ قیامت خیز منظر تھا۔ حتیٰ کہ میرے جہیز کی اشیاء بھی وہ لوگ لے گئے۔ چھوٹے موٹے قرضے نمٹ گئے۔ جیٹھ نے بڑے قرض خواہوں سے کہا کہ میں تم کو قسطوں میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد میں والدین کے گھر آ گئی، مجبور محلے کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لائق ہو گئی۔
दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। अब कुछ सुकून से वक्त कट रहा था और मैंने दिल व दिमाग से शौहर के तसव्वुर ही को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो ना राबता करते थे, ना खर्च अदा करते थे और ना हौल बताते थे। औरत बेसहारा हो जाए, शौहर के होते बेवा जैसी हो जाए, कोई पुरसान हाल ना रहे। लोग अलिफाल्ट बातें बनाएं, औरत बेचारी क्या करे। इरादा कर लिया अब कभी आज़र के बारे न सोचूंगी। अपनी बाकी मानदा जिंदगी बच्चों की परवरिश और उनके मुस्तकबिल पर लगा दूंगी। 6 बरस यूं ही गुजर गए, खादी जाने आज़र कहाँ चले गए। कुछ पत्ता ना था, कभी फोन आया और ना खत, ना खुद ही आए। अचानक एक रात उनका फोन आ गया कि तुम जाओ और बच्चों को भी ले आओ। मैंने जेठ को फोन किया। उन्होंने कहा भाभी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, खुदा जाने कल क्या हो, आप ही अपनी मर्जी से जाती हैं तो जाएं। भाई से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया, मगर मैं शशोपंज में थी कि क्या करूं। क्या शौहर पर एतमाद कर लूं, नौकरी छोड़ दूं, क्या अपने खानदान हत्ता के माँ जैसी हस्ती से भी किनारा किश हो जाऊं। शौहर ने फिर वही हाल किया तो क्या करूंगी, मुलाजमत भी दोबारा नहीं मिलेगी। उन्हें सोचों में रोज जीने और मरने लगी। भाई कहते अगर अब हमारी मर्जी के बगैर शौहर के साथ जाओगी तो कल को हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सोच लो, ऐसे शौहर का कोई एतबार नहीं। कभी अपने बच्चों के बारे सोचती बगैर बाप की मोहब्बत कैसे बन जाएंगे। औरत के लिए तो हर वक्त ही आजमाइश का होता है, वो दुख में हो कि सिख में। जब वो बच्चों की मां बन जाती है तो उसके लिए आजमाइश का कड़ा वक्त शुरू हो जाता है। इतने अरसे की जुदाई के बाद भी मेरे बच्चे बाप को नहीं भूले थे। आज़र जब साथ होते थे बच्चों से मोहब्बत करते थे, उनको सैर कराते और शॉपिंग पर ले जाते। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो उन यादों को फरामोश नहीं करते। मैं खुद भी यही सोचती थी कि अगर आज़र गलत तरीके से दौलत न कमाते, सही तरीके से काम करते तो आज हम कितने सुखी और खुश होते। मैं ये भी सोचती काश हम ये चंद दिनों की बादशाहत, ये दौलतमंदी ना देखते, हम दरमियाने दर्जा के लोग ही रहते। आज़र की मुलाजमत होती या कोई छोटा मोटा कारोबार होता, बेशक 2 वक्त की रूखी सूखी मुयस्सर आती, लेकिन चीन तो रहता। बच्चे बाप से जुदा ना होते और ये रासवायां हमारे दामन में ना होत। जब आज़र के बार बार पैगामात आने लगे तो एक रोज मजबूर होकर मैके और ससुराल वालों से चोरी छुपे उनके पास चली गई। वो एक दूसरे शहर में थे, रहने को कोठी थी, नौकर चाकर थे, खुशहाल लगते थे। मैंने पूछा, अपने शहर में क्यों नहीं आते, अपने इलाके से इतने दूर कराची में ये जहां कैसे आबाद कर लिया है। बोले, ये मत पूछो, बस तुम्हें आना है तो बच्चों को लेकर जाओ और यहां रहो। पहले बताओ कि तुम क्या कारोबार करते हो और फिर से ये दौलत तुमने कैसे बनाई है। जब तक ये ना बताओगे मैं नहीं रहेगी। जवाब दिया, ये नहीं बता सकता, तुमको आना है तो जाओ, नहीं आनो मत इऊ, जैसे जी रही हो जीती रहो। बच्चों की खातिर में आज़र से जुदा नहीं रहना चाहती थी। इस वक्त तो वापस लौट आई, अब सोच में थी उनके पास चली जाऊं कि न जाऊं मैके, और ससुराल वाले कहते अब आज़र के पास जाओगी तो अपनी मर्जी से जाओगी, हम जिम्मेदार नहीं, बाद के हालात की तुम खुद जिम्मेदार होगी। 12 वक्त दोबारा आ गया तो हम तेरा और तेरे बच्चों का साथ नहीं देंगे। अकेले फैसला न कर पा रही थी। मैंने आज़र को फोन किया कि मुझे 2 माह की मोहलत दो, तनख्वाह के साथ ईद का बोनस मिलेगा, फिर नौकरी छोड़ दूंगी। अभी 2.5 माह गुजरे थे कि खबर लगी उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो ऐसे अफराद के साथ काम कर रहे थे जो मस्नूई ज़री अद्वियात बना रही थीं। छापा पड़ा और आन के साथ ये भी अंदर हो गए। अब की सजा लबी हो गई और सब ने कहा कि सद शुक्र तुम ना गईं। ये शख्स तो सुधरने वाला नहीं, ऐसे बंदे के साथ रहना जो अपनी जालसाजी और धोखेबाजी की फितरत से बाज ना आए, तुम्हारे बच्चों पर और उनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। ये पुलिस, ये बार बार उसकी मुजरिमाना सरगर्मियां और जेल जाना, ऐसे आदमी से वफा की क्या उम्मीद रख सकते हैं। मैंने भी सोचा, ये ठीक कहते हैं, अब तो सभी हमदर्दी करते हैं, साथ देते हैं, बारे भले के जिम्मेदार बने हुए हैं। कल को अगर मैं के और ससुराल वालों का सहारा भी जाता रहता तो मैं कहाँ की रह जाती, नौकरी भी छूट जाती। अल्लाह ताला जो करता है इंसान के भले को करता है। मैंने हिम्मत की।
BA کیا تو سرکاری اسکول میں کچی نوکری مل گئی، اپنے بچے پال لیے، وہ تعلیم پا گئے اور اپنے مقام پر جو قسمت میں تھا پہنچ گئے۔ آذر جب جیل سے رہا ہو کر آئے روپوش ہو گئے، گھر نہ لوٹے، کس منہ سے گھر لوٹتے، اب رہا ہی کیا تھا ان کے لیے گھر میں۔ بچے بھی باشعور ہو کر سمجھ گئے کہ باپ سے جادائی کا سبب کوئی اور نہیں، خود ان کا اپنا باپ تھا۔